Today I will start a new chapter, that is respiration in plants, and this chapter will start from some questions. Here first question is, why is breathing is so essential to life? Then second question, what happens when we breathe? These questions very important for introduction of this chapter, and इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस. दैट मीन्स कि ये दोनों जो क्वेश्चंस यहाँ पे आपके सामने दिख रहे हैं, ये क्वेश्चंस जो है हमारे लिए भी इम्पॉर्टेंट है और इस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए भी इम्पॉर्टेंट है. जब इस क्वेश्चंस का आंसर आप सर्च करेंगे तो आंसर्स जो यहाँ से निकलेगा वो आंसर बहुत सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर देगा. जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर अगर देखें आप, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड एनर्जी फॉर कैरिंग आउट डेली लाइफ एक्टिविटीज़, बी इट एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट, मूवमेंट्स, रिप्रोडक्शंस और इवन ब्रीदिंग. ठीक है, दैट मीन्स कि यहाँ पे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करना है तो उसको मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है, मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और वो एनर्जी जो है डिफरेंट एक्टिविटीज़ में यूज़ होते हैं. डिफरेंट एक्टिविटीज़ में वो एनर्जी यूज़ होते हैं. उसमें फर्स्ट जो एक्टिविटी है वो क्या है, एब्जॉर्प्शन. देन सेकेंड इज़ ट्रांसपोर्ट, थर्ड इज़ मूवमेंट, देन रिप्रोडक्शंस और इवन ब्रीदिंग ऑल्सो. ठीक है, एंड सम एटसेट्रा, सम अदर एक्टिविटीज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड एनर्जी. ठीक है, तो ये जो फर्स्ट आपका क्वेश्चन का आंसर है, इसमें आपको ये समझ में आ गया कि हमें ब्रीदिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ब्रीदिंग से हमारे लाइफ के डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म होते हैं. अगर ब्रीदिंग नहीं होगा देन एनर्जी का फॉर्मेशन नहीं होगा, और एनर्जी का फॉर्मेशन नहीं होगा तो हमारे डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो हैं स्टॉप हो जाएंगे. देन हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और एट लास्ट हमारी डेथ हो जाएगी. ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है और इसमें बहुत सारे सिग्निफिकेंस आपको दिख रहे हैं. ठीक है, देन सेकेंड क्वेश्चन का आंसर देखते हैं. सेकेंड जो क्वेश्चन का आंसर है, द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इज़ वेरी मच कनेक्टेड टू द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम द फूड. ठीक है, आप सबको पता है कि जो एनर्जी मिलती है वो एनर्जी कैसे मिलती है, जब हम फूड मटेरियल्स ड्यूरिंग इंजेशन जब फूड मटेरियल्स लेते हैं. ठीक है, इंजेशन मीन्स जब आप फूड मटेरियल्स को लेते हैं तो उसके लेने के प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं, इंजेशन बोलते हैं. ठीक है, जब आप फूड मटेरियल को इंजेस्ट करते हैं तो फूड मटेरियल्स का क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है. क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है. ठीक है, ब्रेक डाउन होता है तो ब्रेक डाउन में ऑक्सीजन प्रेजेंट भी हो सकता है. ठीक है, ऑक्सीजन प्रेजेंट भी हो सकता है और ऑक्सीजन एब्सेंट भी हो सकता है. इफ़ ऑक्सीजन इज़ प्रेजेंट देन प्रोड्यूस मोर एनर्जी. ठीक है, वेयर एज ऑक्सीजन इज़ एब्सेंट इन दैट केस रिलीज एनर्जी वेरी लेस इन अमाउंट. ठीक है, मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो फूड मटेरियल्स का ब्रेकडाउन होगा, और वहाँ पे फिर क्या होगा, हमको एनर्जी मिलेगी. बट एनर्जी जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ज़्यादा मिलेगा और ऑक्सीजन के एब्सेंस में कम मिलेगा. ठीक है, और ये जो ऑक्सीजन मिलेगा वो एक्चुअली में कैसे मिलेगा, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए. इसके लिए ब्रीदिंग प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होती है. ब्रीदिंग प्रोसेस जब होता है तो ऑक्सीजन जो है रिस्पिरेटरी सिस्टम में इन्वॉल्व होता है. ठीक है, और देन फाइनली वो सेल्स के इनसाइड ट्रांसफ़र होता है. ठीक है, सेल्स के इनसाइड ऑक्सीजन का यूज़ होता है. स्पेशली आप बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होता है और ये लास्ट इवेंट में होता है जब आप सेलुलर रिस्पायरेशन टॉपिक स्टडी करेंगे. ठीक है, आने वाला जो टॉपिक आपका है वो है सेलुलर रिस्पायरेशन, और सेलुलर रिस्पायरेशन में आपको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये दिखेगा कि ऑक्सीजन वहाँ पे यूटिलाइज हो रहा है, ऑक्सीजन का प्रेजेंस है. देन फूड मटेरियल्स का कंप्लीट ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी जो है ज़्यादा प्रोड्यूस होता है. ठीक है, ऑक्सीजन का अमाउंट अगर लेस है तो
एनर्जी का प्रोडक्शन कंपैरेटिवली लेस होता है। ठीक है, ये चीज़ समझना होगा। देन नेक्स्ट पॉइंट है ब्रीदिंग कॉमनली नोन एज रिस्पायरेशन। अगर आप ब्रीदिंग को इन जनरल डिस्कशन करते हैं और उसका एक इन जनरल नेम अगर बताते हैं तो दैट इज़ अ respiration. Respiration have many events. Respiration have many events and one event is cellular respiration that is responsible for oxidation of carbohydrate, that means कि sugar in presence or absence of oxygen by which produce energy. ठीक है, that means कि respiration में बहुत सारे events होते हैं और रेस्पायरेशन का जो लास्ट इवेंट होता है दैट इज़ अ सेलुलर रेस्पायरेशन। और सेलुलर रेस्पायरेशन में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन अगर होगा तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, अगर इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो वहाँ पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। दोनों केस में एनर्जी बनेगी। ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट है तो एनर्जी ज़्यादा बनेगी और ऑक्सीजन एब्सेंट है तो एनर्जी का प्रोडक्शन कंपैरेटिवली वेरी लेस होगा। ठीक है ना, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। यहाँ पे आपने देखा कि जब हम ब्रीदिंग करेंगे तो हमको ऑक्सीजन मिलेगा और ऑक्सीजन अगर अवेलेबल हो जाएगा तो फूड मटेरियल्स का कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा और कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा तो हमको एनर्जी जो है वो ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, तो ये जो है जो प्रोसेस आपका है एनर्जी ज़्यादा मिलने का, इसके लिए ब्रीदिंग रिक्वायर्ड है। ठीक है, अगर हम ब्रीदिंग करेंगे तो ऑक्सीजन अवेलेबल होगा और एनर्जी का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा जो हमारे बॉडी के हेल्दी प्रोसेस के लिए रिक्वायर्ड होता है। मैंने अभी जस्ट आपको एनसीईआरटी के 2 क्वेश्चंस का आंसर बताया है। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर बताने के बाद से आपसे मैं एक क्वेश्चन और पूछता हूँ कि जो आप डाइट में, आप जब डाइट लेते हैं तो डाइट में जो मेन फूड मटेरियल्स होते हैं वो होता है आपका स्टार्च। ठीक है, स्टार्च इज़ अ कार्बोहाइड्रेट। देन सेकेंड जो होता है वो होता है प्रोटीन, देन लिपिड्स, वाइटामिन्स एट्सेट्रा। ठीक है, ऐसे डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं हमारे डाइट में। ठीक है, और यहाँ पे जो मेन एनर्जी सोर्स होता है, ठीक है, मेन एनर्जी सोर्स जो अमाउंट वाइज भी ज़्यादा होता है। ठीक है, आपको पता है कि आप जब डाइट लेते हैं तो कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट कंपैरेटिवली प्रोटीन और लिपिड से ज़्यादा होता है। ठीक है, जैसे कि आप राइस खाते हैं तो राइस में क्या होता है, स्टार्च होता है। ठीक है, आप ब्रेड खाते हैं तो उसमें भी क्या होगा, स्टार्च होगा। और ये जो स्टार्च होता है, ये स्टार्च का जब आप मॉलिक्यूलर वेट के बिहाव पे डिस्कस करेंगे, स्टार्च को आप जब मॉलिक्यूलर वेट के बिहाव पे डिस्कस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। क्या हो जाएगा, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स हो जाएगा ये। ठीक है, और मैक्रोमोलिक्यूल्स है दैट मीन्स कि इसकी साइज़ जो होगी, इसका मॉलिक्यूलर वेट जो होगा वो ज़्यादा होगा। ठीक है, और इसको क्या करना है, इसको ब्रेक करना है। ठीक है, और ये पॉसिबल कैसा होगा, ये पॉसिबल होगा डाइजेशन से। ठीक है, ये पॉसिबल होगा डाइजेशन से, और डाइजेशन के बाद मैक्रोमोलिक्यूल्स कन्वर्ट हो जाते हैं किस में, माइक्रोमोलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, आप इसको बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स भी बोल सकते हैं। एंड दीज बायो micromolecules absorb in our intestine। ठीक है, तो ये तो आपका डाइजेशन का हो गया। बट यहाँ पे हमको फोकस करना है कि जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है ये क्या है, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स है। और ये जो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स है इस पे डिपेंडेंसी जो होती है वो किसकी होती है, इस पे डिपेंडेंसी एनिमल्स की होती है। एनिमल्स जो है इस पे डिपेंडेंट होते हैं। एनिमल्स को अगर प्लांट जो है प्रोवाइड ना करे कार्बोहाइड्रेट तो एनिमल सरवाइव नहीं कर सकता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे सिग्निफिकेंस ये बताना है कि जो स्टार्च हमें यहाँ पे मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है, हमको मिल रहा है
प्लांट के थ्रू, बिकॉज प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है, प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होती है। इवन साइनोबैक्टीरिया एंड सम अदर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस के बाद फॉर्म होगा क्या, कार्बोहाइड्रेट में स्पेशली स्टार्च, ठीक है। स्टार्च एक्चुअली में स्टोर फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये स्टोर हो जाता है, ठीक है। वैसे एक्चुअली अगर देखा जाए तो आफ्टर फोटोसिंथेसिस क्या फॉर्म होता है, ग्लूकोज फॉर्म होता है, ठीक है। ग्लूकोज इज ए मोनोसैकेराइड, ठीक है, ये फॉर्म होगा और इससे स्टार्च का प्रोडक्शन होगा। और इवन इसी ग्लूकोज से सुक्रोज का भी फॉर्मेशन होता है, इसी ग्लूकोज से सुक्रोज का भी फॉर्मेशन होता है। सुक्रोज क्या है, सुक्रोज इज ए डायसैकेराइड या आप इसको बोल सकते हैं ओलिगोसैकेराइड्स, ठीक है। ओलिगोसैकेराइड्स का टाइप होता है डायसैकेराइड्स। और यहाँ मैं किसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ सुक्रोज की। और सुक्रोज एक्चुअली में किससे फॉर्म हो रहा है, ग्लूकोज से कन्वर्ट होकर ये बन रहा है और इसी ग्लूकोज से स्टार्च का कन्वर्जन होता है, मतलब स्टार्च का फॉर्मेशन होता है। सुक्रोज होता है ये ट्रांसलोकेशन के लिए, जैसे कि जब एक बार ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाता है तो ग्लूकोज जो है इस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता है। और जब ऐसा प्रॉब्लम होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि सुक्रोज में कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज, और सुक्रोज जो है इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाता है, ठीक है, इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाता है। और जब स्टोरेज की बात आती है तो ये स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, ठीक है। जब फोटोसिंथेसिस होती है तो आप सबको पता है कि फोटोसिंथेसिस जो होती है वो एक्चुअली सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। और सनलाइट के प्रेजेंस में होगा तो वहाँ एक्चुअली क्या फॉर्म होगा, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। तो वहाँ पे आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, केमिकल एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी कंजर्व हो रहा है, ठीक है। सनलाइट जो है, ठीक है, ये एक लाइट एनर्जी है, ठीक है, जिसको आप फोटोनिक एनर्जी भी बोल सकते हैं, जिसको आप फोटोनिक एनर्जी बोल सकते हैं। और ये जो फोटोनिक एनर्जी है ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, बिकॉज इसमें बहुत सारे बॉन्ड्स इन्वॉल्व होते हैं। जब ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है तो बॉन्ड्स इन्वॉल्व होते हैं और बॉन्ड्स में जो है एनर्जी होता है। और इस एनर्जी को हम गेन करते हैं जब हम इस ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन करते हैं। और एब्जॉर्ब होके, मतलब जैसे ही वो एनिमल बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, एनिमल में आप ह्यूमंस ले लो तो ह्यूमंस में जब एब्जॉर्ब होगा तो ये ब्लड के थ्रू सेल्स को डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। और सेल्स में जब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा देन वो सेल के अंदर जाएगा, इनसाइड द सेल जाएगा। और इनसाइड द सेल जाकर वो क्या करेगा, ब्रेक होगा। क्या होगा, ये जो ग्लूकोज है ये ब्रेक होगा और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ब्रेक डाउन होगा ग्लूकोज का, ठीक है। और फिर क्या मिलने वाला है, यहाँ पे एनर्जी मिलने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देना होगा। और एक चीज़ और भी ध्यान देना होगा कि जो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस में कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन हो रहा है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन, ये ओनली कहाँ पे फॉर्म होता है, ये ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट्स में फॉर्म होता है, ठीक है। ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में ये फॉर्म होता है। बट जब आप नॉन ग्रीन पार्ट की बात करेंगे तो नॉन ग्रीन पार्ट में ये फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। नॉन ग्रीन पार्ट में ये फॉर्म नहीं होगा। तो नॉन ग्रीन पार्ट में एक्चुअली में कैसे वर्क होगा, तो वहाँ पे क्या होगा कि ये जो आपका ग्लूकोज है ये सुक्रोज के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और सुक्रोज जो है इजीली ट्रांसलोकेट कर जाते हैं डिफरेंट प्लेसेस पे, ठीक है, जिसमें कि नॉन ग्रीन पार्ट भी है और वहाँ पे भी इस सुक्रोज का ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि जो नॉन ग्रीन पार्ट है वहाँ पे भी यही ग्लूकोज इनडायरेक्टली जो है एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। और जब एक्सेस होता है ग्लूकोज तो वो ऑलवेज क्या होता है, स्टोर होता है, ठीक है, ट्यूबर पार्ट में, रूट पार्ट में, ठीक है, लीफ पार्ट में ये स्टोर होते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कि कौन सा एग्जाम्पल आप डिस्कस कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है
आप इसको बता सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे वो स्टोर होते हैं। ठीक है, आपके सामने यहाँ पे मैंने ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स का कॉन्सेप्ट मैंने बना रखा है। ठीक है, और ये इसलिए भी मैंने बना रखा है कि आपको बेसिक एक आइडिया होना चाहिए कि कैसे ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स में कनेक्टिविटी होती है, और जब फोटोसिंथेसिस होता है तो प्लांट के सारे पार्ट्स में होता है या नहीं होता है, मतलब कि प्लांट के कंप्लीट पार्ट में क्या फोटोसिंथेसिस होता है, तो आंसर होगा नो। ठीक है, प्लांट के उसी पार्ट में फोटोसिंथेसिस होगा जो पार्ट ग्रीन होगा, बिकॉज ग्रीन पार्ट्स में क्लोरोप्लास्ट मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, जो ग्रीन पार्ट होते हैं उसमें क्या मिलेगा आपको? क्लोरोप्लास्ट मिलेगा, और क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने स्टार्टिंग में जो फ्लो चार्ट में लिया है वो क्या लिया है? ऑटोट्रॉप्स, और ऑटोट्रॉप्स में प्लांट्स भी आते हैं और साइनोबैक्टीरिया में आते हैं। ठीक है, एंड सम अदर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म भी यहाँ पे आप कंसीडर कर सकते हैं। बट यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इलेबोरेट किया है प्लांट को, क्योंकि प्लांट में ग्रीन पार्ट भी है और नॉन ग्रीन पार्ट भी है। ठीक है, ग्रीन पार्ट्स में क्लोरोप्लास्ट है और वहाँ पे क्या होगा? फोटोसिंथेसिस का कंप्लीट प्रोसेस होगा, और वहाँ पे लाइट एनर्जी, दैट मीन्स कि फोटोनिक एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, और जब कन्वर्ट होगी तो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होगा, और उस कार्बोहाइड्रेट में डिफरेंट बॉन्ड्स होंगे, वो एनर्जी को कंटेन करते हैं, वो एनर्जी को कंटेन करते हैं। और यहाँ पे आपको फिर से बता दूं कि ये जो ग्लूकोज स्टार्टिंग में बनता है वो सुक्रोज में भी कन्वर्ट हो सकता है और स्टार्च में भी कन्वर्ट हो सकता है। जब नॉन ग्रीन पार्ट की बात आती है तो वहाँ पे क्या होता है कि ग्लूकोज सुक्रोज में कन्वर्ट होता है, देन सुक्रोज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होकर नॉन ग्रीन पार्ट्स में जाकर वहाँ पर एनर्जी देता है। ठीक है, बट स्टार्च की बात करें तो स्टार्च जो है, जो भी स्टोरेज ऑर्गन होते हैं प्लांट्स के बॉडी में, प्लांट बॉडी में, वहाँ पे जाकर ये स्टोर हो जाते हैं, लाइक स्टेम, रूट में ये स्टोर होते हैं। ठीक है, देन अगर यहाँ पे हेटेरोट्रॉप्स की बात करें, ठीक है, यहाँ पे हम हेटेरोट्रॉप्स की बात करें तो आपको सबको पता है कि ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंडेंसी होती है हेटेरोट्रॉप्स की। अगर ऑटोट्रॉप्स कार्बोहाइड्रेट या हमारा जो मेन एनर्जी सोर्स मटेरियल है वो अगर प्रोवाइड नहीं करे हेटेरोट्रॉप्स को, तो हेटेरोट्रॉप्स सर्वाइव नहीं कर पाएगा। उसी फूड मटेरियल से हेटेरोट्रॉप्स को एनर्जी गेन होता है। ठीक है, और वो जो हेटेरोट्रॉप्स है वो हर्बीवोरस भी हो सकता है, वो कॉर्नीवोरस भी हो सकता है। हर्बीवोरस होगा तो उसको डायरेक्टली एनर्जी मिलेगा, और अगर कॉर्नीवोरस होगा तो वो इनडायरेक्टली एनर्जी मिलेगा। और ये सारी बातें आप फूड चेन में जानते हैं। फूड चेन में आप सबको पता है कि पहले जो है ट्रॉपिक लेवल में हर्बीवोरस आते हैं और देन कॉर्नीवोरस आते हैं। ठीक है, ये पार्ट हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो एनसीईआरटी में मेंशन है। वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो सैप्रोफाइट्स होते हैं लाइक फंगस आर डिपेंड ऑन द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, आपको पता है कि प्लांट बॉडी या एनिमल बॉडी वो क्या है? ये ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, और आफ्टर डेथ जो है जब ये सॉइल में जाते हैं तो वहाँ पे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है इनको डिग्रेड करते हैं, इनका डिके करते हैं। क्या करते हैं? डिके करते हैं, इनको ब्रेक डाउन करते हैं, और वो ऑर्गेनिजम्स को हम कॉमनली क्या बोलते हैं? सैप्रोफाइट्स बोलते हैं। और उसमें एक एग्जांपल है फंगस या ऐसे जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डेड डिकेइंग मटेरियल्स पे सर्वाइव करते हैं, वो एनर्जीज, वो एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं, और वो एंजाइम जो है इन मैटर्स को ब्रेक करने में हेल्प करता है। ठीक है ना, आपको जब ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन क्लास 12th में पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पे बताया जाएगा कि कैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है एंजाइम प्रोड्यूस करके और कैसे वो ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर सकता है। ठीक है, तो ये आपका इम्पॉर्टेंट नोट्स हो गया। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे चैप्टर में थोड़ा सा और डेप्थ हम अगर बढ़ाएंगे तो जैसे ही आप ये समझ लेते हैं कि रिस्पायरेशन में मेन जो इवेंट होता है वो होता है सेलुलर रिस्पायरेशन। क्या होता है? सेलुलर रिस्पायरेशन। ठीक है, ये मेन एंड लास्ट इवेंट है सेलुलर रिस्पायरेशन।
रिस्पायरेशन का। आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया कि रिस्पायरेशन में डिफरेंट इवेंट्स हैं, उसमें लास्ट जो इवेंट है दैट इज़ अ सेलुलर रिस्पायरेशन। और सेलुलर रिस्पायरेशन में क्या होता है, यहाँ पे एक्चुअल जो है कार्बोहाइड्रेट एंड सम अदर रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट का ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, आपको मैं रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट के बारे में बता दूं। रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट, ठीक है, रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट एक्चुअली क्या होता है, ग्लूकोज होता है जिसको आप क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। ठीक है, देन इसके बाद से रिस्पायरेटरी जो सबस्ट्रेट है वो प्रोटीन है, देन फैट है। ठीक है, और ये सब के सब क्या करते हैं, ये एनर्जी देते हैं। ठीक है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। बट एनर्जी देते हैं तो एनर्जी का जो अमाउंट होता है वो वेरिएबल होता है। ग्लूकोज में एनर्जी कुछ और है, प्रोटीन में अलग है, फैट में अलग है। ठीक है, तो एनर्जी का अमाउंट जो है वो डिपेंड करेगा कि कौन सा रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं आप। ठीक है, सेलुलर रिस्पायरेशन जब डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे 3 मेजर इवेंट्स होते हैं। फर्स्ट जो होगा वो होगा ग्लाइकोलिसिस होगा। ठीक है, क्या होगा, ग्लाइकोलिसिस। और सेकंड जो होगा वो होगा क्रेब्स साइकिल। ठीक है, थर्ड होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, दीज 3 इवेंट इज़ अ पार्ट ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन। और जब ये तीनों इवेंट्स कंप्लीट होते हैं तो फाइनली हमको क्या मिलता है, एनर्जी हमको मिलती है। एनर्जी किस फॉर्म में मिलती है हमको, एनर्जी हमको एटीपी के फॉर्म में मिलती है। ठीक है, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि रिस्पायरेशन एक्चुअली में, ठीक है, रिस्पायरेशन और स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ किसकी, सेलुलर रिस्पायरेशन। ठीक है, सेलुलर रिस्पायरेशन एक्चुअली ये किस टाइप का प्रोसेस है। ऑप्शन अगर दिया जाए आपका तो आपको ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन होगा एनाबॉलिक, देन सेकंड जो आपका होगा सेकंड कैटाबॉलिक। ठीक है, और थर्ड जो होगा वो होगा आपका एम्फीबॉलिक। ठीक है, इसमें से आप कौन सा आंसर चूज करेंगे, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स जो है चूज करेंगे कैटाबॉलिक प्रोसेस। ठीक है, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, बट दिस इज़ अ रॉन्ग आंसर, दिस इज़ अ रॉन्ग आंसर। ठीक, आप सबको ये बताया जाता है कि कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन होता है और एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो उसके बिहाफ पे आप बोलते हैं कि कैटाबॉलिक प्रोसेस है, बट एक्चुअली देखा जाए तो सेलुलर रिस्पायरेशन इज़ ए एम्फीबॉलिक पाथवे। सेलुलर रिस्पायरेशन इज़ ए एम्फीबॉलिक पाथवे, और ऐसा इसलिए क्योंकि जब ये इवेंट्स होते हैं, स्पेशली मैं क्रेब्स साइकिल की बात कर रहा हूँ, क्रेब्स साइकिल्स में डिफरेंट इंटरमीडिएट्स का फॉर्मेशन होता है। क्रेब्स साइकिल में डिफरेंट इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जब इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है तो वहाँ पे इंटरमीडिएट्स जो हैं वो अदर मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, दीज इंटरमीडिएट्स इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ सम अदर मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो जब कोई भी चीज़ फॉर्म होगा तो उसको बोलेंगे आप एनाबॉलिक, और जो कोर साइकिल है सेलुलर रिस्पायरेशन का, जो मेन साइकिल है वो है कैटाबॉलिक। ठीक है, और साइड वाले क्या है, एनाबॉलिक। तो दोनों को इंक्लूड कर जब कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो फाइनली हम क्या बोलेंगे कि सेलुलर रिस्पायरेशन क्या है, एम्फीबॉलिक पाथवे है। क्या है, एम्फीबॉलिक पाथवे। एक बार फिर से रिपीट कर दूं, जब आप सेलुलर रिस्पायरेशन डिस्कस करते हैं और आप ये बताते हैं कि ये किस टाइप का प्रोसेस है, किस टाइप का रिएक्शन है, तो यूजुअली आप ये बोलते हैं कि ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है। ठीक है, बट ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है, ये आपका एक तरीके से रॉन्ग आंसर है। ठीक है, इनकम्प्लीट आंसर है। और उस कंडीशन में आपको बताना होता है कि जब आप मेन जो इवेंट है सेलुलर रिस्पायरेशन के, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और ईटीएस, जब इसको फोकस करेंगे तो उसके बिहाफ पे आप बोल सकते हैं कि कैटाबॉलिक है। बट जब आप रिएक्शंस को माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे तो बहुत सारे ऐसे इंटरमीडिएट्स बनेंगे,
ठीक है। इस रिएक्शन में बहुत सारे ऐसे इंटरमीडिएट्स बनेंगे जो अदर मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया क्रैब्स साइकिल के बारे में, और क्रैब्स साइकिल में बहुत सारे इंटरमीडिएट्स बनते हैं जो अदर मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अदर मॉलिक्यूल्स भी फॉर्म हो रहा है और यहाँ पे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है इस तीनों इवेंट्स के थ्रू। तो दोनों को जब आप इंक्लूड करेंगे, ब्रेकडाउन और फॉर्मेशन, ब्रेकडाउन एंड फॉर्मेशन, दैट मीन्स कि कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक दोनों अगर एक साथ इंक्लूड करेंगे तो प्रोसेस नेम हो जाएगा एम्फीबोलिक। क्या हो जाएगा? एम्फीबोलिक, ठीक है। तो इस तरीके से आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि जो सेलुलर रेस्पिरेशन इवेंट होता है ये एम्फीबोलिक होता है। और आगे के क्लासेस में ये मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसको आप बोलेंगे कि ये एम्फीबोलिक पाथवे है, मतलब मैं रिएक्शन वाइज आपको क्लियर कर दूंगा वहाँ पे। अभी मैंने आपको रफली बताया है, बट जब जैसे लेक्चर्स आगे जाएंगे तो वहाँ पे मैं एग्जैक्ट वो पॉइंट बताऊंगा कि कैसे इसको आप बोल सकते हैं कि ये कैटाबॉलिक के साथ साथ एनाबॉलिक प्रोसेस है, ठीक है। ओवरऑल आप ये बोलेंगे कि ये एम्फीबोलिक पाथवे है, क्योंकि यहाँ पे जो रिएक्शंस में जो इंटरमीडिएट्स बन रहे हैं वो अदर मॉलिक्यूल्स के लिए कार्बन स्केलेटन प्रोवाइड कर रहे हैं। ये भी आप बोल सकते हैं कि इंटरमीडिएट्स एक्चुअली क्या प्रोवाइड करते हैं? कार्बन स्केलेटन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा। और आपको मैं बता दूं कि जब भी आप ग्लूकोज की बात करेंगे या एटीपी की बात करेंगे, ये एनर्जी सोर्स है और एटीपी क्या है? एज इट इज़ एनर्जी का एक फॉर्म है। दोनों में आपको बॉन्ड्स दिखेंगे, दोनों में बॉन्ड्स दिखेंगे, और बॉन्ड्स में क्या होता है? एनर्जी स्टोर होता है, ठीक है। जब आप बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो एनर्जी लिबरेट होता है और उस एनर्जी को हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट इंट्रोडक्शन हो गया इस चैप्टर का। जो करंट आपका चैप्टर है वो है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, ठीक है। एक बार इस चैप्टर को अच्छे से आप इंट्रोडक्शन की रीडिंग करेंगे और मेरे लेक्चर्स को ध्यान से सुनेंगे, और देन उसके बाद से आप नोट्स प्रिपेयर करेंगे।